हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप लोग? आशा से अच्छे से होंगे। आज का टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट। देखिए, जब क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज हम करते हैं तो क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज इन 2013 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। उसमें जो क्लासिफिकेशन किया गया है नीचे आप देखेंगे, ये क्लासिफिकेशन जो है आपका किस पे है? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, कल मैंने डिस्कस किया था पहले वाले वीडियो में। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। मेन पर्पस इसका क्या है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन लेना कैश फ्लो के बारे में, इनफ्लो या आउटफ्लो की ईच एंड एवरी हेड से ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड हाउ मच कैश गो फ्रॉम माई बिजनेस एंड हाउ मच कैश कम फ्रॉम माई बिजनेस। फॉर दिस एक्टिविटीज आई फॉलोज 3 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशंस। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स बिजनेस से कितना प्रॉफिट अर्न हुआ या कैश आया, इन्वेस्टिंग से कितना कैश आया या गया, इनफ्लो हुआ या आउटफ्लो हुआ, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कितना हुआ। लेकिन 3 एक्टिविटीज के साथ एक और एक्टिविटीज जो हमारे क्वेश्चन के आंसर को प्रूफ करती है वह है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इस शॉर्ट टर्म का है जो करंट एसेट का पार्ट है, जिसे आप बैलेंस शीट के पार्ट्स में करंट एसेट में आप लास्ट पार्ट देखिएगा, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट refer the asset must be convertible in cash immediately, that means between 1 year, and the convertible in the cash within 1 year without any risk. तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शेड्यूल 3 का पार्ट 1 में है, जिसमें देखिए इसमें क्या है, कैश इन हैंड, चेक्स ड्रॉप ऑन हैंड, बैलेंस विद बैंक। ये तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। लेकिन आप इसको देखिए, अदर शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। Short term marketable securities is the part of the current asset because it is convertible within 1 year, and any unmarked balance with bank, कोई भी बैलेंस जो मार्क में बैंक में अनमार्क हो वो भी आ जाएगा। बैलेंस विद बैंक हेल्ड एज ए मार्जिन मनी ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट द बारोइंग गारंटी, अदर कमिटमेंट शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। यानी बैंक में अगर ऐसा आपने कोई फिक्स डिपॉजिट किया है या पैसा बैंक में जमा किया है जो कि किसी बैंक लोन के अगेंस्ट में आपने गारंटी के रूप में वहां रखा है, तो वो भी पार्ट होगा किसका? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। तो जब तीनों एक्टिविटीज से हम आगे चल के आपको दिखाएंगे, जब तीनों एक्टिविटीज से हम कैश इनफ्लो आउटफ्लो का कैलकुलेशन कर लेते हैं तो कैश इक्विवेलेंट जो ओपनिंग होता है उसमें उसको प्लस कर देते हैं, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अमाउंट अगर आ जाता है तो इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। अब कैश इन हैंड, बैलेंस विद बैंक देखिए फॉर्मेट दिया है, चेक्स ड्राफ्ट ऑन हैंड, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। ये हमारी
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्लासिफिकेशन तो 3 का है, लेकिन मैं कहता हूं कि ये चौथा रोल प्ले करता है, जिससे स्टूडेंट को पता चल जाता है कि क्वेश्चन सही है या गलत, क्वेश्चन इज राइट और रॉन्ग। अब आइए दूसरे टॉपिक पे। दूसरा टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट का केवल मेन ऑब्जेक्टिव है क्या? देखिए, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द कैश फ्लो, कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो फ्रॉम वेरियस एक्टिविटीज, एंड वेरियस एक्टिविटीज is divided in 3 parts: operating activities, investment activities and financing activities in a particular period. Generally its period is 1 year. The next objective, that determine the net change in cash and cash equivalent. मैंने बोला ना कि fourth part is the important role play in a particular full question of cash flow statement. तो जो इम्पॉर्टेंट रोल ये प्ले करता है, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कि नेट चेंज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना हुआ। इट इज इंडिकेट डिफरेंस बिटवीन द सोर्सेज मीन्स कितना कैश रिसीव्ड हुआ, एंड एप्लीकेशन मीन्स कितना कैश पेमेंट हुआ। किससे? तीनों एक्टिविटीज से। तो ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक लाइन का, हाउ मच कैश फ्लो, इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज एंड ऑल activities of business is classified in 3 parts. First part is operating activities, always remember in your mind. Second part is investing activities, and third part is financing activities. So what is the important? The important of cash flow statement is first helps in short term financial planning. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग प्लानिंग करने में ये बहुत हेल्प करता है। हेल्प्स इन इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट, देखिए विदाउट कैश का स्मूथली जब तक बिजनेस में होगा नहीं, बिजनेस ऑलवेज जो है वो डिफिकल्टी फील करेगा, स्मूथली वो रन नहीं कर सकता। तो जब कैश मैनेजमेंट की बात आती है तो ये हेल्प करता है कि किस समय कितनी कैश की हमें नीड है, वो कैश कैसे कम होगा, कैसे आएगा, और उससे कैसे हम उसको मैनेज करें ताकि हमारा बिजनेस स्मूथली रन कर सके। तो ये हेल्प्स इन इफिशिएंट कैश मैनेजमेंट। कोई भी सरप्लस है, डिफिसिट है कैश में, इसकी प्लानिंग इफेक्टिव तरीके से इस कैश फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करके की जाती है। आपने ये चीज फाइनेंसिंग मैनेजमेंट में भी देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। ये दोनों चैप्टर लेकर चलने का मेरा मीनिंग ये है कि दोनों एक दूसरे से कंप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बारे में नॉलेज देते हैं। नेक्स्ट, हेल्प इन कंपैरेटिव स्टडी। कंपैरेटिव स्टडी करने में हेल्प करता है, किसके लिए? कैपिटल बजट के लिए। अभी आपने देखा ना कि आपका फिक्स एसेट कितना है, लॉन्ग टर्म के लिए है, करंट के लिए कितना है, तो ये किसके लिए, कौन सा, कहाँ से पैसा आएगा, कैपिटल बस्टिंग करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि कितने फाइनेंस के रिसोर्सेज हैं, और ये जो रिसोर्सेज हैं वो कहाँ से जनरेट होंगे, और उसके अकॉर्डिंग ये प्लानिंग की जाती है। हेल्प इन डिटरमाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज सेपरेटली। अलग अलग सेपरेटली कैश फ्लो तीनों एक्टिविटीज से निकालते हैं, और तीनों के एक्टिविटीज को निकालने में बहुत हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हेल्प इन टेस्टिंग मैनेजरियल डिसीजन। मैनेजरियल डिसीजन लेने में भी यह हेल्प करता है कि वो कैसे डिसीजन ले, कितना कैश उसके पास है और आएगा कैसे, और उसका पेमेंट कैसे होगा। मैनेजरियल डिसीजन लेने में भी ये अपना हेल्प करता है। हेल्प इन असेस्टिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी।
हमारी लिक्विडिटी की पोजीशन कैसे है, अगर हमें पेमेंट करना है तो हम कैसे पेमेंट कर लेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म लोन लिया है तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की ये कैश कितनी पोजीशन की अच्छी है, जो सॉल्वेंसी रेशियो में आपने देखा है कि वो उस पोजीशन में है कि नहीं है कि वो अपने बारोइंग अमाउंट्स को या ड्यू अमाउंट को पेमेंट कर सके, और हेल्प्स इन मेकिंग डिविडेंड डिसीजन। बड़े ऑर्गेनाइजेशंस अपने इन्वेस्टर को ऑलवेज, आपने अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में देखा कि उसका एक रोल प्ले करता है जो है डिविडेंड डिसीजन में। तो डिविडेंड डिसीजन को लेने में कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ये बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या लिमिटेशन है? देखिए, ये केवल और केवल कैश ट्रांजैक्शंस की बात करता है, नॉन कैश ऑपरेशन की ये कहीं से कोई भी बात करता ही नहीं है। इसका रिलेशन केवल कैश एंड कैश, हाउ मच कैश कम्स इन माई बिजनेस एंड हाउ मच कैश ग्रो फ्रॉम माई बिजनेस फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। तो ये जो है क्या नाम है, एक नॉन कैश ट्रांजैक्शन को इग्नोर कर जाता है। और आप जानते हैं कि जितने भी अकाउंट्स हमारे प्रिपेयर होते हैं, वो सारे अकाउंट्स जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो मर्केंटाइल और एक्रूवल बेस पे होते हैं। तो ये पूरी तरह से टोटली इट इज इग्नोर्स द एक्रूवल कॉन्सेप्ट, इट इज द ओनली इन हिस्टोरिकल नेचर्स। ये केवल हिस्टोरिकल नेचर में है, और ये पास्ट 2 ईयर्स के बैलेंस से इंफॉर्मेशन लेके प्रोवाइड करता है, और हिस्टोरिकल नेचर में ये अपने आप को प्रोजेक्टेड कैश फ्लो बनाता है कि फ्यूचर में क्या होगा। तो ये करंट की बात ही नहीं करता है, हमेशा हिस्टोरिकल होता है। और ये सुटेबल नहीं है इनकम स्टेटमेंट के लिए। हाउ मच प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द पीरियड बाय द ऑर्गेनाइजेशंस, द कैश फ्लो स्टेटमेंट not a suitable statement, and it is also not suitable for judging liquidity of the enterprises। ये केवल लिक्विडिटी की पोजीशंस को भी, इंटरप्राइजेस की लिक्विडिटी की पोजीशन को भी ये जजिंग नहीं कर सकता। तो ये इसके लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन क्या है? नॉन कैश आइटम्स इज टू बी नॉट टू बी टेकन इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। Only is statement show how much cash comes in my business and how much cash go from my business by the different activities. Also, it is ignore the accrual concept, because all books of accounts is prepared on the base of mercantile or accrual base, but cash flow statement not shown in the accrual concept. Only is the cash system concepts, and its nature is historical। पास्ट के बेस पे, हिस्टोरिकल बेस पे इट इज द प्रिपेयर इन करेंट फॉर फ्यूचर्स, नॉट ए सुटेबल फॉर इनकम स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट नॉट शो हाउ मच इनकम अर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ओनली शोड हाउ मच कैश फ्लो फ्रॉम माई ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटीज। It is not suitable for judging liquidity of the enterprises। liquidity positions किसी enterprises या organization की क्या है, ये इसको जज नहीं कर सकता। It is the limitation। अब आइए, operating activities is the very important activities for the when you prepare cash flow statement। cash flow from operating activities generally result from the transaction and event that determine the net profit or loss। However, there are some transactions which are not operating but is still included in the determination of the net profit or loss। cash flow statement जो प्रिपेयर किया जाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की सीधी सी एक लाइन का मीनिंग ये है
कि हाउ मच रेवेन्यू अर्न इन कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज, और मैं दूसरे प्रोडक्टिव एक्टिविटीज से कैसे आएगा। और ये ट्रांजैक्शन की इवेंट्स को कैश में केवल डिटरमाइन करता है, नॉन कैश आइटम्स से इसका कोई रिलेशन नहीं है। इवन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज टू बी कैलकुलेटेड बाय टू वे, one way is called direct method and second way is called indirect method। क्वेश्चन में क्या सीबीएसई बोर्ड ने कहीं भी हमें ये नहीं कहा है कि आप डायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे कि इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करेंगे, तो हमें ऑलवेज इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करना चाहिए क्योंकि ये इजी है। अब इनडायरेक्ट मेथड को फॉलो करते समय हमें इस बात कहाँ से हम उस फिगर को उठाएंगे, हाउ नेट प्रॉफिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले नेट प्रॉफिट अमाउंट दिखाएंगे और उस नेट प्रॉफिट अमाउंट में जितने भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के आइटम उसमें इंक्लूड किए गए हैं, उन आइटम्स को उसमें ऐड बैक कर लेंगे। ऐड बैक करने के बाद हमें वो फिगर आएगी कैश फ्लो की जिसे कहते हैं, दो चीज याद रखिएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नॉन कैश आइटम्स को, जो नॉन कैश एक्सपेंसेस है उसे ऐड कर देंगे, जो नॉन कैश इनकम है उसे माइनस कर देंगे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स है लाइक दैट टैक्स है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ एसेट है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स है, डिविडेंड्स है, ये आइटम्स उसमें ऐड बैक कर देंगे क्योंकि पहली चीज कि लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज द इन्वेस्टमेंट, इट इज द रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज रिलेटेड टू फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो ऐसे आइटम्स को ऐड बैक करके हम फर्स्ट कैलकुलेट करते हैं जिसे हम कहते हैं कि ये जो है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू क्या है, नॉन फाइनेंशियल आइटम्स, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, बाइंग एंड रीसेलिंग गुड्स, सेलिंग एंड प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग लोन्स, टेकिंग लोन्स, डीलिंग। मैं सीधे शब्दों में बोल दूं कि जितने भी नॉन करंट एसेट के आइटम्स हैं वो सारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं। ऑल आइटम्स रिलेटेड टू नॉन करंट एसेट is the part of investing activities. All items related to shareholder fund and non-current liabilities is the part of financing activities. Other than all items is related to business activities. But business activities also divided in two parts. First part is the trading business and second part is the service business or banking business. तो इसको मैं दो पार्ट्स में मैं कर लूं, बैंकिंग एंड अदर देन बैंकिंग। अब आप देखिए कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो नॉन फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है यानी बैंकिंग सेक्टर जो नहीं है उसके लिए क्या है, क्या क्या रिसिप्ट होगा, कैश रिसिप्ट फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विस, सर्विस सेक्टर में सर्विस में सेल गुड्स कर रहा था सेल गुड्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन एंड अदर्स, कैश रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, डेब्टर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, कैश पेमेंट।
टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट फॉर वेजेस, सैलरी एंड अदर पेमेंट्स। तो ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट है, आज का वीडियो है, जो रिलेशन करता है किससे, कैश फ्लो से। नेक्स्ट वीडियो कल हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फॉर फाइनेंसिंग एंड नॉन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।